हाँ, चार्जिंग खत्म हो गया था। तो एक ही वे है कि देश की जनता को हमें ये करना पड़े, बहुत सारी चीजें उसके अंदर हमारे सॉल्व हो जाएंगी दोस्तों डेमोक्रेसी में। और कहीं ना कहीं देश की जनता को ऐसे कई रीजन आएंगे। आज ये ईपीएस 95 पेंशनर्स का आया है। ऐसे कई रीजन आएंगे जहां पे देश की जनता को एक होते रहना पड़ेगा दोस्तों। इससे अगर देखिए संवेदनशीलता कितना मैटर करता है। संवेदनशीलता डेमोक्रेसी में बहुत मैटर करता है, जिससे देश की जनता को एक किया जा सकता है और जिससे बहुत फायदे हो सकते हैं। कई गलत चीजें हम बंद करा सकते हैं दोस्तों, और कई चीजें अच्छी आ सकती है। और हमारे बेटरमेंट के लिए, हमारे आने वाले जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेमोक्रेसी कैसी बिल्ड होनी चाहिए। तो डेमोक्रेसी ऐसी बिल्ड हो सकती है कि इसके अंदर हमें संवेदनशीलता को एक प्राधान्य देना चाहिए। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी जनता बनाती है। जनता में से ही लोग आते हैं जो खड़े रहते हैं इलेक्शन में, चुन के आते हैं। और चुन के आने के बाद हमारी यूनिटी नहीं रहने की वजह से, हम एक नहीं रहने के वजह से, हमारे दिमाग अलग अलग रहने की वजह से, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या करते हैं, तो डेमोक्रेसी को कमजोर करते हैं। क्योंकि वो भागवत में भी कहा गया है, जो मुकुट था, जो मुकुट जो इन्होंने परिधान किया था, जरासंध का मुकुट जो परिधान किया था, किन्होंने, परीक्षित महाराज ने। तो मुकुट के अंदर वही बात कही गई कि ये मुकुट जब पहन लेते तो दिमाग खराब हो जाता है। फिर वहां पे जब चढ़ जाते तो हम क्या करते हैं, अपने ही डेमोक्रेसी को, फॉर एग्जाम्पल मैं चुन के आया हूं, अपने ही डेमोक्रेसी को मैं क्या करूंगा, तो अपने ही डेमोक्रेसी को मैं कमजोर कर दूंगा। तो हमको क्या लगता है कि नेता हमारा काम कर रहा है, और देश की जनता मोदी जी के पीछे 40 करोड़ जाएंगी, कांग्रेस के पीछे 20 करोड़ जाएंगी, समाजवादी पार्टी के पीछे 1-2 करोड़ जाएंगी, लेकिन जनता का अस्तित्व कहाँ है। जनता का अस्तित्व डाउन हो जाता है यहाँ पे। जितना हमें चीजों को प्राधान्य देना है, पार्टी को प्राधान्य नहीं देना है। पार्टी कोई कोई अगर वहां पे विकास की बात करती है तो हमें उसको पढ़ाई करना है। हमें मौका मिलना चाहिए कि सरकार हमारे लिए क्या स्कीम ला रही है, जिससे हमारा फायदा क्या होगा और उसका नुकसान क्या हो सकता है। हम क्या करते हैं, मेरे पसंदीदा नेता ने सरकार में चुन के आई है, मेरा अच्छा हो गया। देखिए, मोदी भक्त मोदी भक्त बनने की वजह से पिछले 6 साल से जो देश का नुकसान हो रहा है, ये बहुत बड़ा नुकसान है। क्योंकि वो लोग सुनना ही नहीं चाहते। अगर कोई गलत चीज, अगर मोदी जी गलती, देखिए हर इंसान से गलती होती है। मैं सिर्फ 100% मोदी जी को गलत नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी से भी बहुत गलतियां हुई है। लेकिन मैं मोदी जी के बारे में कह रहा हूं कि अगर आज देखा जाए, क्या था, एक टाइम पे ऐसे ही था, कांग्रेस पार्टी ऐसे डिसीजन लेती थी, लोग आंखें बंद करके फॉलो कर लेते थे। तभी तभी अगर ईपीएस ईपीएस के कर्मचारी अगर तभी देखते कि हमारी तनख्वाहें क्या है, हमारा पीएफ क्या कट रहा है, हम जब 30 साल के बाद, 35 साल के बाद रिटायर होंगे तो हमें क्या पैसा मिलेगा। अगर हमारी ये दूरदृष्टि जो हमारे महात्माओं ने हमें बताई है, अगर शिवाजी महाराज को भी अगर आप स्टडी करेंगे, महाराणा प्रताप को स्टडी करेंगे, या किन्हें भी आप अगर स्टडी करते हो, तो आपको एक बात पता चलेंगी दोस्तों कि उनके अंदर एक दूरदृष्टि थी। वो नजदीक के फायदे से ज्यादा दूर का फायदा ज्यादा सोचते थे। तो हम एम्प्लॉइज का भी बोले तो जो ईपीएस कर्मचारी है, इन्होंने उस टाइम पे भी वही सोचना था कि आज मेरी तनख्वाह 200 रुपए, 100 रुपए तनख्वाह है, और मेरी तनख्वाह किस हिसाब से बढ़ रही है। और 95 में जब मेरा पेंशन स्कीम ही चेंज कर दिया गया, 95 में मेरी जो फैमिली पेंशन स्कीम थी वो बंद करके मेरे को एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में तब्दील कर दिया गया, तब भी मेरी आंखें नहीं खुल रही है कि मेरा आगे होने वाला क्या है। ठीक है, मैं किसी किसी ईपीएस के पेंशनर को बिल्कुल यहाँ पे गलत नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन दूरदृष्टि की बात कर रहा हूं दोस्तों। आगे की सोच ये जनता में होनी चाहिए। अगर आगे की सोच जनता में रहेंगी तो कोई भी नेता गलत काम नहीं करेगा दोस्तों, गलत काम नहीं होगा। हमारे अंदर ये चीजें रहनी चाहिए, लेकिन हम ऐसे नहीं करते। हम नेताओं को देखते हैं, मेरा पसंदीदा नेता, यहाँ पे ही गलत हो जाता है दोस्तों। ये चीज नहीं होती है। जैसा हम कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, कपड़े खरीदने जाते हैं, जब हम इतना सोचते हैं, कपड़े खरीदने जाते हैं, हम कलर देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, कपड़े का ड्यूरेबिलिटी देखते हैं, ऑफर्स क्या है देखते हैं, कीमत क्या है देखते हैं, लेकिन हम नेताओं के बारे में भी नहीं सोचते दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे मेरे को कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि यूनिटी, मैं वापस टॉपिक पे आ रहा हूं, यूनिटी, जनता की यूनिटी नहीं है। और जनता सब अलग अलग होने की वजह से
फिर ये पार्टीज फायदा उठाती है, फिर उनके भी हाथ से गलत काम होते। जान देना जनता को फर्क नहीं गिर रहा है, अरे मैं गलत भी काम करा तो भी जनता मेरी वाह वाह कर रही है, तो फिर क्या है, फिर काम यही है, फिर यही काम है, क्या कर सकते हैं, करो फिर मनमानी शाही करो, मन में आया वो काम करो। नोटबंदी, नोटबंदी संवैधानिक थी क्या दोस्तों, ये सवाल, एक सवाल। नोटबंदी संवैधानिक नहीं थी, ना ही किसी को एजुकेट किया गया, डायरेक्ट लागू कर दी गई। कोई भी पार्टी कहे ना कि नोटबंदी संवैधानिक है, मैं बात करना चाहता हूं, कोई भी आदमी कहने दो कि ये नोटबंदी संविधान नहीं थी दोस्तों, डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट कर दिया गया। हाँ चलो 8 बजे आए मोदी जी, 12 बजे लागू कर दिया, ये गलत चीज है, हमारे अज्ञान का फायदा उठा रहे, ये चीज नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए। क्या मजाक है कि रात में 8 बजे कोई पंत प्रधान आता है और 12 बजे से लागू कर देता है कि अब नोटबंदी हो गई, ये सही चीज नहीं थी, यहां पे रोका नहीं गया, इसलिए लॉकडाउन आया। लॉकडाउन का प्रोविजन हमारे इसमें बिल्कुल नहीं है, प्रावधान ही नहीं। धारा 144 है, हमारे पास क्या है, कर्फ्यू है, हमारे पास क्या है, नेशनल इमरजेंसी है। और ये इसके अंदर जब हम पूरा देश जब बंद रखते हैं तो ये राष्ट्रपति का काम रहता है, राष्ट्रपति निर्णय लेना होता है, लेकिन यहाँ पे गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए, वन मैन शो की बातें नहीं होनी चाहिए इन चीजों के बारे में। आज हमारा पेंशनरों का, सही बोले तो ये पंत प्रधान का मुद्दा था ही नहीं, ये मुद्दा लेबर मिनिस्टर का है, ये लेबर मिनिस्टर के अंडर मुद्दा था। लेकिन लेबर मिनिस्टर ईपीएफओ और ये सीबीटी जो सेंट्रल बोर्ड ट्रस्टी, ये जो इनके ये टीम है, ये भी सरकारी डिसाइड करती है कि सीबीटी के मेंबर्स कौन होंगे। बोले तो खाना यही बनाएंगे, खाना यही परसेंगे और खाने को भी यही लोग बैठेंगे, और जिनके पैसों पे खाना बन रहा है उन्हें दूर खड़ा कर दिया जाता है। चलो आप खाली तमाशा देखते रहो। सीबीटी मेंबर्स इनके, ईपीएफओ इनका, लेबर मिनिस्टर इनका, फिर न्याय कैसे होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट पिछले कई सालों से डेट पे डेट दे रही है, डेट पे डेट दे रही है। और अब अनुराग ठाकुर जी ने भी जो बात कही है, क्या महंगाई का प्रावधान नहीं है। सर महंगाई का प्रावधान आपके भी तनख्वाह में नहीं था, आपको तो दे रहे हैं ना, आपको तो वैसे भी पैसों की जरूरत नहीं है, अनुराग ठाकुर जी आपको पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन आप तो पैसे तो ले ही रहे हो। अभी आप बीसीसीआई के भी सेक्रेटरी हो गए हो, अब तो आपका नाम और ऊंचा हो गया। फिर ईपीएस 95 पेंशनर्स के बीच में ऐसी बातें करना आपको शोभता है क्या। किन लोगों के बारे में बात कर रहे, बोले तो मैं करोड़पति आदमी हूं, लेकिन चारा ने की कोथिंबीर, बोले तो कि मेरे पास करोड़ों रुपए है और कहीं मैं कोई आदमी चाराने की कोथिंबीर लेने को मैं वहां पे गया हूं, तो उसको बोल रहा हूं कि मेरे को चाराने की मत दे, मेरे को 20 पैसे में दे। 25 पैसे कैसे ले रहा है तू, 25 पैसे में कोई कोथिंबीर लेते हैं क्या, 20 पैसे की कोथिंबीर है, ऐसे अनुराग ठाकुर जी कह रहे हैं। जेब में तो करोड़ों रुपए है, लेकिन बात वहां पे 5 पैसे भी कम करने की बात हो रही है। तो ईपीएस 95 पेंशनर्स, अनुराग ठाकुर जी, तो ईपीएस 95 पेंशनर्स अपना पैसा कैसे छोड़ देंगे, अपने मेहनत का पैसा कैसे छोड़ देंगे। आप लोगों को ईपीएफओ ने, अगर ईपीएफओ की सीबीआई इंक्वायरी और जो आपका ये ईडी का करते हो, ईडी की भी इंक्वायरी कर लेते तो आपको पता चल जाएगा। ईपीएफओ में काम करने वाले लोगों की तनख्वाहें देखो और ईपीएस 95 पेंशनर जो एक समय पे तनख्वाहें लेते थे उनकी तनख्वाहें देखो, आपको पता चल जाएगा किस तरह से खून चूसा गया है उन लोगों का। शोषण की केस है अनुराग ठाकुर जी, यहाँ पे इसको ज्यादा टाइम लेना ही नहीं चाहिए था। कितना आप इंक्वायरी करते हो, चाराने की चीज लेने के लिए इतनी इंक्वायरी करते हो, और फिर जब पार्टीज जो करप्शन करती है, ईपीएफओ जब ये इतना बड़ा घोटाले करते हैं, तब आपके दिमाग का कहां सो जाते हैं सर, तब आप देश का पैसा क्यों नहीं बचाते हो। जब करप्शन होता है तब देश का नुकसान नहीं होता है क्या, जब लोग अपने हकों का पैसा मांगते हैं, किसान अपने हक का पैसा मांगता है, पेंशनर अपने हकों का पैसा मांगते हैं, बेरोजगार भत्ता मांगता है, तब आपको पैसों के बारे में पता चलता है कि देश के खजाने पे कितना बोझ आएगा। ये चीज सही नहीं है, ये गलत चीज है सर, ये चीज गलत है। आप अपना स्टेटमेंट वापस देखिए, आपने क्या कहा है संसद में, आप देखिए आप कितने बड़े आदमी हो और आप क्या सेंटेंस दे रहे हो, आप ही देखिए। ये अच्छी चीज नहीं है। मेजोरिटी में चुन के आने का आपको पता है 5 साल तक आपको कोई हिलाने वाला नहीं है। और दूसरी चीज, और मोदी भक्त तो इतने पैदा हो चुके हैं मोदी भक्त कि आप 100 भी काम गलत करो तो भी वाह वाह आपकी छोने वाली है। मीडिया आपका है, मीडिया हमारे को न्यूज देने नहीं देता है। मीडिया स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन मोदी जी के अंडर काम कर रहा है, ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, अच्छी बात नहीं है। ये डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं खत्म करने की बात है, ये हिटलर शाही चल रही है, ये डेमोक्रेसी नहीं हो सकती।
आप अपना स्टेटमेंट फिर से देखिए सर। और जो आप लोगों ने जो ये केस को बार बार पेंडिंग रखने की कोशिश की है, क्या मांग रहे हैं सर? हमारी कमाई हुई एक रोटी में से अगर 1/4 हिस्सा हम मांग रहे हैं तो क्या गलत है सर? आप बताइए, आपके ऊपर देश कितना खर्चा करता है? आप पेंशनरों के ऊपर, जब पेंशनर अपने हक का पैसा मांग रहे हैं तो आप सरकारी खजाना का बता रहे हो। आपके ऊपर देश कितना खर्चा करता है वो देखिए सर। आपको पेट्रोल फ्री है, आपको कैंटीन में कितने कम रुपए में चीजें मिलती है। मैं जब बैंगलोर में नौकरी को था, 8,000 तनख्वाह थी मुझे, मेरे को 60 रुपए में खाना मिलता था। 60 रुपए में मेरे को खाना मिलता था, 2 रोटियां मिलते थे, एक दाल और एक भाजी मिलती थी बैंगलोर में। सर, जहां पे तनख्वाहें कम है वहां फैसिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, और जहां पे तनख्वाहें ज्यादा है वहां पे फैसिलिटी होने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हमारे देश में उल्टा चलता है सर। जहां पे तनख्वाहें ज्यादा होती है वहां पे फैसिलिटी भी भरमसाठ होती है, और जहां तनख्वाहें वहां पे फैसिलिटी नहीं होती है। अनुराग ठाकुर जी, मैं आपको बार बार कह रहा हूं सर, आप अपने स्टेटमेंट को देखिए। और मैं प्रकाश जावड़ेकर जी को भी याद दिलाना चाहता हूं कि सर, आपने जो आपने हमें बात कही थी कि आप हमें न्याय दिलाएंगे और हमारे जख्मों के ऊपर नमक लगा रहे कांग्रेस पार्टी, और आप हमें जख्मों से राहत दिलाएंगे, लेकिन आपने ऐसा कोई काम नहीं किया। पिछले 6 साल से आप केंद्रीय मंत्री बन के बैठ गए हो सर। आप कोई काम ऐसा नहीं किए हो। आपको किस तरह से हम लोक नेता कहेंगे सर? आप जैसों को लोक नेता कहने को हमारी आत्मा ने भी तो सपोर्ट करना चाहिए सर। आप अगर चाहते हो सर कि हम आपकी रेस्पेक्ट करें, डेफिनेटली हम आपकी रेस्पेक्ट करेंगे। आप लोग देश के मंत्री हो, आपको रेस्पेक्ट करेंगे हम। लेकिन आपका भी काम है कि सीनियर सिटीजन की रेस्पेक्ट करना। सीनियर सिटीजन का जो पेंशन का मुद्दा आप दबा रहे हो, इस मुद्दे को दबाया नहीं जा सकता है। शोषण का केस है, शोषण की केस दबाई नहीं जा सकती सर। मैं पहले ही कह रहा हूं आप लोगों से, आप नहीं दबा सकते। कांग्रेस पार्टी से भी कह रहा हूं कि अभी तो भी उनकी आंखें खोले, अभी तो भी उनकी आंखें खोले। ये देखिए, मेरे हाथ में अभी भी कांग्रेस का बैंड है, सिर्फ महात्मा गांधी जी के वजह से। बाकी ऐसा मेरे को कोई कांग्रेस का नेता नहीं मिल रहा है कि जो जिसके लिए मैं ये बैंड हाथ में रखूं। मैं जब भी ये बैंड निकालना चाहता हूं, मेरे को महात्मा गांधी जी सामने आते हैं, इसलिए बैंड नहीं निकाल रहा हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कांग्रेस पार्टी नहीं सर। खून चूसा गया है, खून चूसा गया है। 2 जनरेशन का जिंदगी बर्बाद हुई है इसमें, ये केस में। आप लोग तनख्वाह कैसे डिसाइड करते हो सर? ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो आप ये इसको किस तरह से देख रहे हो? ये केंद्रीय सरकार के कर्मचारी थे, लेकिन आपने इनको कॉरपोरेशन में ढकल दिया। और कॉरपोरेशन में भी ढकल दिया, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, कॉरपोरेशन के तनख्वाहें चेक कर लीजिए। कांग्रेस पार्टी अगर कहती है कि ये टेक्सटाइल कॉरपोरेशन बिल्कुल हो सकता है, मैं तो कहता हूं नहीं हो सकता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, इसको कॉरपोरेशन बनाया ही नहीं जा सकता। आप लोगों ने कौन से लॉ को यूज करके आपने इसको कॉरपोरेशन बनाया है मुझे नहीं पता। 103 मिलों की बात कर रहा हूं जो भारत आजाद होने से पहले जो थे, उसके अंदर निजाम के मिल है, मुगल शाही के मिल है, आदिल शाह के मिल है, जो भी मिल है 103 मिल थे। इनको आपने कॉरपोरेशन बनाया है, जो नहीं बनाना चाहिए था। ये केंद्र सरकार के मिल थे, आपको मिल नहीं चलाने थे। लोगों को आपने जस्टिस करना चाहिए था और लोगों को यहां से दूसरी तरफ उनका पुनर्वसन करना चाहिए था। पुनर्वसन करते थे लोग, अपनी नौकरी दूसरी तरफ वही शुरू करते थे। लेकिन आपने ऐसा काम नहीं किया। आपको लगा लोग कम तनख्वाह में काम करते करते खुद ही तकलीफ में आके नौकरी छोड़ के चले जाएंगे, और ये भी जमीन सरकारों के हवाले हो जाएंगी, फिर ये भी जमीनों का 12 बजा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है सर, ऐसा नहीं हो सकता है। ये बात मैं कह रहा हूं। मुंबई की भी जो जमीन बेची गई, मुंबई की जो जमीन बेची गई, ये भी खेदजनक बात है। अगर आपको जस्टिस करना था तो तमाम प्रॉपर्टी को आपने सेंट्रलाइज करना चाहिए था, और फिर सबके साथ जस्टिस करना था, एवरी एम्प्लॉय के साथ में, क्योंकि कोई भी लाडला नहीं होता है, कोई भी पराया नहीं होता है। तो आपने प्रॉपर्टी का सेंट्रलाइजेशन नहीं किया। आपने एक एक प्रॉपर्टी को खत्म कर कर उसका किस तरह से बोझबारा बजाया जा सकता है, उस तरह से आपने बोझबारा बजाने की कोशिश की है। ये बहुत ही खेदजनक बात है। और देश में, मेरे देश का संविधान अगर आप देखो तो स्टार्टिंग ही लाइन है, जस्टिस के बारे में बात कही है। शोषण बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। संविधान कहता है कि शोषण के किसी भी दायरे में नहीं आता है। मैं आप लोगों से कह रहा हूं सर, कांग्रेस पार्टी से भी अभी भी रिक्वेस्ट है मेरी कि अभी तो भी वो अपने गलतियां एक्सेप्ट करे और भारतीय जनता पार्टी को फोर्स करे कि हमें न्याय दे। और भारतीय जनता पार्टी से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरा भारतीय जनता पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं है। आगे चल के कोई और भी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी चुन के आती है, कांग्रेस आती है, कोई भी पार्टी केंद्र सरकार में, जो जनता चूज करेंगे, जो जनता चूज
हम जनता का लोकमत हम एक्सेप्ट करते हैं, हमारा भी कोई इसके अंदर कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, ना ही किसी से व्यक्तिगत कोई दुश्मनी है, लेकिन हमारा मतलब है हमारे जस्टिस से। आप महामारी के चलते आप मध्य प्रदेश में सरकार बना सकते हो, आप महामारी के चलते बिहार में प्रचार कर सकते हो, आप महामारी के चलते महाराष्ट्र में सरकार गिराने की कोशिश करते हो सर। आप अपना मोदी 2.0, मोदी 2.0 आपने जो वो ये किया था, आपने प्रोग्राम किया था, आप वो भी कर सकते हो सर, लेकिन पेंशनरों की बात आप नहीं कर सकते हो। आज जिस किसी ने भी लोकमत में न्यूज दी है उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि ये ईपीएस 95 पेंशनर्स की न्यूज मुख्य धारा में आनी चाहिए। और देश की जनता से भी रिक्वेस्ट है मेरी कि हमारी आवाज बने, हम पेंशनर्स की वो आवाज बने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट डेट पे डेट देता है, सरकार बहुमत में है, तो बहुमत की सरकार जनता को बिल्कुल अवॉइड करना चाहती है, पेंशनरों को तो गिनेंगे भी नहीं, क्योंकि पेंशनर ना जीडीपी में आते हैं, पेंशनर ना जीडीपी में आते हैं, ना ही किसी इंडस्ट्री के प्रॉफिट में आते हैं, तो फिर क्या होता है, तो पेंशनर बोझ होते हैं, इसलिए सरकार देखना नहीं चाहती है। तो देश की जनता से कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट हमारा साथ नहीं दे रही है, सरकार बहुमत में है और मीडिया टीआरपी की भाषा कर रही है। अब हम पेंशनर टीआरपी कहां से लाके देंगे?